अरे आप सभी का स्वागत है आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा किसी रोमांचक जासूसी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल एकदम जासूसी कहानी की तरह। हाँ, और आज हमारी मेज पर जो दस्तावेज है हिस्ट्री एफ, वो हमें सीधे हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों के बीच ले जाता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी, लेकिन श्रोताओं को बता दूं कि इस चर्चा का मकसद सिर्फ पुरानी ईंटों, तारीखों या कंकालों की बात करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले का वो समाज असल में कितना आधुनिक था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे आज का विज्ञान, खास तौर पर डीएनए रिसर्च, इतिहास की उन पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से पलट रहा है जिन्हें बरसों से सच माना जाता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। मतलब वे समय में पीछे तो नहीं जा सकते ना। हाँ, उनके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं। वही तो। इसलिए वे कूड़े कचरे, टूटे हुए बर्तन, गलियों की नालियों और छोड़ी गई चीजों से अतीत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े या एक हड्डी से पूरी सभ्यता के रहन-सहन का खुलासा हो जाता है। कोई लिखित इतिहास ना होने के बावजूद ये भौतिक साक्ष्य अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। ये तो है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई थी, जो हमारे आज के इस दस्तावेज में साफ तौर पर दर्ज है। हाँ, वो कनिंघम वाली घटना। बिल्कुल। 19वीं सदी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के जो पहले जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो हड़प्पा के महत्व को समझने में पूरी तरह से चूक गए थे। पूरी तरह से? मतलब सोचिए, उनके पास बाकायदा एक हड़प्पाई मुहर भी आई थी जिस पर एक वृषभ और कुछ रहस्यमय लिपियां बनी हुई थीं। फिर भी वे ये नहीं समझ पाए कि ये भारत के इतिहास को कितना पीछे ले जा सकता है। कनिंघम की वो चूक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विशेषज्ञ अपनी पूर्व मान्यताओं के दायरे में बंधे रहते हैं। हाँ, उनका ध्यान कहीं और ही था। सही कहा। कनिंघम का पूरा फोकस गंगा घाटी के आरंभिक इतिहास और चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृतांतों पर था, जो 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आए थे। उनके दिमाग में भारत का इतिहास बस वहीं से शुरू होता था। तो वो मोहर उनके फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। हड़प्पा से मिली वो मोहर उस ऐतिहासिक खांचे में फिट ही नहीं बैठती थी। उन्होंने उसे किसी और कालखंड का मान लिया। लेकिन यह भ्रम 1924 में जाके टूटा, जब जॉन मार्शल ने घोषणा की। हाँ, जब जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा की। उस एक घोषणा से अचानक भारत का इतिहास 3000 साल पीछे चला गया। बाप रे। मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन एक पूरी नई दुनिया उभरकर सामने आ गई। उस समय दुनिया भर के इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा, और इसके बाद खुदाई के तरीकों में भी बड़े बदलाव आए। दस्तावेज में आर.एम. व्हीलर के 1944 के संस्मरण का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। बुरात वाली घटना? हाँ, वे लिखते हैं कि एक बेहद गर्म रात थी। चारों तरफ सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, और अगली सुबह ठीक 5:30 बजे वे हड़प्पा के टीले पर पहुंच गए। एकदम सुबह सुबह? जी। वहां उन्होंने एक सैन्य सटीकता के साथ, मिलिट्री प्रिसिजन के साथ खुदाई शुरू की। ये सिर्फ एक नाटकीय दृश्य नहीं था, बल्कि व्हीलर अपने साथ एक बिल्कुल नई वैज्ञानिक तकनीक लेकर आए थे। और व्हीलर ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो था टीले के स्तर विन्यास को समझना, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। परतों वाला सिस्टम। बिल्कुल। उनसे पहले के पुरातत्वविद अक्सर क्षैतिज रूप से, यानी एक ही लेवल पर आंख मूंद कर खुदाई करते थे। तो उससे तो सब कुछ मिलजुल जाता होगा। वही तो नुकसान था। अलग अलग समय की चीजें एक साथ मिल जाती थीं और कालखंड समझना मुश्किल हो जाता था। व्हीलर ने यह सुनिश्चित किया कि खुदाई परतों के हिसाब से हो, सबसे ऊपरी परत सबसे नई, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, और इसी स्ट्रैटिग्राफी की बदौलत हम हड़प्पा के क्रमिक विकास और उनकी हैरान कर देने वाली शहरी योजना को समझ पाए। और जब हम उस अर्बन प्लानिंग या शहरी योजना की बात करते हैं, तो मुझे ग्रिड सिस्टम से भी ज्यादा हैरानी उनकी ईंटों को देखकर हुई। ईंटों का अनुपात? जी। दस्तावेज में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी जानकारी है। उनकी ईंटों का अनुपात 4:2:1 का अनुपात। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का एक बिल्कुल फिक्स्ड स्टैंडर्ड। हाँ, और ये सिर्फ एक शहर या एक मोहल्ले की बात नहीं है।
जम्मू की बस्तियों से लेकर नीचे गुजरात तक अगर कोई भी ईंट उठाई जाए, चाहे वो धूप में सुखाई गई हो या भट्टी में पकाई गई हो, उसका साइज और अनुपात बिल्कुल यही मिलता है। तो अलग अलग राज्यों में एक जैसी ईंटें मिलना मुश्किल है। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक संचार के इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन किसी बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचे की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और इस स्टैंडर्डाइजेशन का एक और अहम पहलू उनकी जल निकास प्रणाली है। मतलब पूरी प्लानिंग पहले कागज पर या किसी खाके पर हुई होगी, उसके बाद शहर बसाया गया। लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम काम कैसे करता था? मेरा मतलब है, आज के शहरों में तो थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन वे लोग इसे कैसे मैनेज करते थे? उनका तरीका बहुत ही वैज्ञानिक था। इसके अलावा पानी की आपूर्ति के लिए मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं और वो विशाल स्नानागार जिसे जिप्सम के गारे से बकायदा वाटरप्रूफ किया गया था। विशाल स्नानागार का वाटरप्रूफिंग सिस्टम उनकी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ईंटों को इस तरह से जमाया गया था और जिप्सम का लेप लगाया गया था कि एक बूंद पानी भी बाहर न रिस सके। कमाल है। इन सब भौतिक ढांचों को देखकर सवाल उठता है कि इस शानदार वास्तुकला के बीच रहने वाले लोगों का रोजमर्रा का जीवन कैसा था, विशेष रूप से उनका खानपान। हाँ, और दस्तावेज के खानपान वाले हिस्से में काफी विविधता देखने को मिलती है। खेती के साक्ष्यों से पता चलता है कि वे गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल और दालें उगाते थे। और गुजरात के क्षेत्रों में तो बाजरा भी मिला है। बिल्कुल। और उनके भोजन में मांस का भी बड़ा हिस्सा था। मवेशी, भेड़, बकरी के साथ साथ सूअर की हड्डियां भी मिली हैं। लेकिन जो हड्डी सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी घड़ियाल की। लेकिन उनकी कृषि तकनीक निश्चित रूप से बहुत उन्नत थी। राजस्थान के कालीबंगन क्षेत्र से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसमें हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मेके ने खुदाई में मिले एक अवतल पत्थर का जिक्र किया है जिसमें मसाले पीसे जाते होंगे। उनका वैश्विक व्यापार नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। लेकिन जब हम इतने बड़े व्यापारिक नेटवर्क, इतने व्यवस्थित शहरों और पूरे उपमहाद्वीप में ईंटों के एक ही साइज को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाला कोई तो होगा। बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण या सत्ता के तो संभव नहीं लगती। विरोधाभास यही है कि वहां किसी भव्य महल या राजशाही किले के साक्ष्य नहीं मिले हैं थे। शायद हम ये रहस्य तब तक नहीं सुलझा पाएंगे जब तक उनकी लिपि नहीं पढ़ी जाती। सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार, व्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या कोई युद्ध हुआ था? शुरुआती दशकों में पतन का कारण बाहरी आक्रमण को माना गया। नए पुरातात्विक साक्ष्य और भूगर्भीय अध्ययन इशारा करते हैं कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण ज्यादा तार्किक हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन, मानसूनी बारिश में कमी, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ या सबसे अहम सरस्वती और घग्गर हकरा जैसी प्रमुख नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना। सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए,